स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। हम विद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इस श्रृंखला में सबसे पहले हमने विद्युत आवेश के बारे में जाना था। आवेश दो प्रकार का होता है जिन्हें धनात्मक और ऋणात्मक नाम से जाना जाता है। समान आवेशों के मध्य में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों के मध्य में आकर्षण कार्य करता है। आवेशन की आपने 3 विधियां पढ़ी, जिनमें पहली थी घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन और तीसरा प्रेरण द्वारा आवेशन। हमने यह भी देखा कि जब समान द्रव्यमान के दो एक जैसे गोले, एक को धनात्मक आवेश दिया जाए और दूसरे को ऋणात्मक, तो जो धनावेश ग्रहण करता है उसका द्रव्यमान घटता है और जो ऋणावेश ग्रहण करता है उसका द्रव्यमान बढ़ता है। इसके बाद हमने आवेश के संसूचन की युक्ति विद्युतदर्शी के बारे में जाना था। आवेश का मात्रक कूलाम एसआई पद्धति में है। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक स्टेट या फ्रैंकलिन है। फिर हमने आवेश के गुणधर्मों के बारे में जाना था, जिनमें योज्यता, निश्चरता, संरक्षण और क्वांटीकरण थे। दो आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करते हैं जैसा कि उनकी प्रकृति है उसके अनुसार, जिसे हमने कूलाम नियम से जाना। साथ ही हमने परावैद्युतांक, जो किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य बल और निर्वात की तुलना में माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य बल और निर्वात की तुलना में जितना गुना कम प्राप्त होता है उसे परावैद्युतांक कहते हैं, जिसे हमने एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट किया था। पिछले वीडियो में हमने कूलाम के नियम को सदिश रूप में लिखा था। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं अध्यारोपण सिद्धांत की। अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार दो से अधिक स्थिर बिंदु आवेश यदि हैं तो इनके कारण किसी अन्य स्थिर बिंदु आवेश पर परिणामी बल ज्ञात किया जाएगा, और इसके अनुसार किसी स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य स्थिर बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला बल उस आवेश पर अन्य प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। मान लीजिए निर्वात में स्थित n आवेशों का निकाय है। यहाँ पर आपको इन आवेशों की स्थितियाँ दर्शाई गई हैं। मान लीजिए इन n आवेशों के नाम क्रमशः Q1, Q2 और इसी तरीके से Q3, Q4, और हम यहाँ सरलता के लिए जगह कम होने से Qn को दर्शा रहे हैं। इन n आवेशों के निकाय के कारण यदि हम इस Q0 आवेश पर इन सभी आवेशों के निकाय के कारण लगने वाले बल की गणना करना चाहें तो सबसे पहले मान लीजिए इस Q1 की यहाँ से दूरी R1, की दूरी R2, Qn से दूरी Rn है। यदि Q0 की स्थिति R0 है तथा जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कूलाम के आवेश को सदिश रूप में निरूपित किया था देखा, तो उसी प्रकार हम यदि Q0 की Q1 के सापेक्ष स्थिति देखना चाहें तो ये होगी R01। इसकी दिशा, चूँकि हमने कूलाम के नियम के अनुसार पढ़ा था कि बलों को मिलाने वाली दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कूलाम बल कार्य करता है। यदि इस कूलाम बल को F01 से रिप्रेजेंट करें तो इसकी दिशा इस R01 की दिशा में होगी। इसी प्रकार Q2 के कारण Q0 पर लगने वाले बल की दिशा
आर नोट टू के अनुदिश होगी और इस बल का मान होगा एफ नोट टू। इसी प्रकार अन्य आवेशों के लिए भी होगा। अगर क्यू एन आवेश के कारण इस पर लगने वाले बल का मान एफ नोट एन, तो फाइनली इसी तरीके से हम बता सकते हैं कि इस क्यू नोट पर लगने वाले बल एफ नोट वन, एफ नोट टू, एफ नोट थ्री एंड सो ऑन टिल एफ नोट एन है। तो क्यू नोट पर लगने वाला परिणामी बल एफ नोट बराबर होगा एफ नोट वन प्लस एफ नोट टू प्लस एफ नोट थ्री प्लस सो ऑन टिल एफ नोट एन। दिशाओं का आपको ध्यान रखना है क्योंकि बल सदिश राशि है। तो इस तरीके से हम इस क्यू नोट पर परिणामी बल की गणना कर सकते हैं। यदि क्यू नोट के कारण क्यू वन पर बल को एफ नोट वन से रिप्रेजेंट आपने पहले किया था, तो उसका व्यंजक एफ नोट वन इक्वल्स टू होगा, मान लेते हैं इस ये पूरा सिस्टम निर्वात में है, तो एफ नोट वन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नोट अपॉन आर नोट वन वेक्टर के मोड का स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर नोट वन। यहाँ आर नोट वन इकाई सदिश है जिसकी दिशा आपने पहले देखी थी, Q1 से Q नोट की ओर होगी। इसी प्रकार से हम एफ नोट टू का भी व्यंजक लिख सकते हैं, Q नोट अपॉन आर नोट टू मोड स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर नोट टू। डायरेक्शंस की बात हम पहले कर चुके हैं। तो इसी प्रकार हम एफ नोट एन का भी व्यंजक लिखेंगे, जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नोट अपॉन आर नोट एन वेक्टर के मोड का स्क्वायर और उसकी डायरेक्शन आर नोट एन होगी। अब अगर ये मान एफ नोट के व्यंजक में रख दें, तो एफ नोट इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q नोट अपॉन आर नोट वन स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q नोट अपॉन आर नोट टू स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर नोट टू होगा। बाकी के मान भी लिखेंगे। रिप्रेजेंट करने के लिए हम इनिशियली 2 या 3 को और फिर फाइनल को लिख देते हैं। डायरेक्शंस का विशेष ध्यान रखना है। इस व्यंजक में अगर हम देखें तो सभी में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टर्म कॉमन है, साथ में क्यू नोट कॉमन है। तो अगर इसे हम कॉमन ले लें, तो कॉमन लेने से एफ नोट का व्यंजक होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नोट Q1 अपॉन आर नोट वन मोड स्क्वायर आर नोट वन प्लस Q2 अपॉन आर नोट टू मोड स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर नोट टू एंड सो till Qn
अपॉन आर नोट एन के मोड का स्क्वायर डायरेक्शन आर नोट एन। अब अगर इसे इनमें से अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0 क्यू नोट सिग्मा क्यू आई अपॉन आर नोट आई वेक्टर के मोड का स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर नोट आई वेयर आई इक्वल्स टू 1 to n। तो ये व्यंजक हमें इस अध्यारोपण सिद्धांत से n आवेशों के निकाय के लिए प्राप्त हुआ। इस में दिशाओं का विशेष ध्यान रखना है। परिणामी बल प्राप्त करने के लिए जैसे भी परिस्थिति की होगी उसके अनुसार सदिश योग के या तो हम समांतर चतुर्भुज नियम को काम में लेंगे या बहुभुज नियम को काम में लेंगे। आपकी बुक का क्वेश्चन एग्जाम्पल 1.12 चार समान आवेश प्रत्येक q मान का a भुजा की वर्ग के कोनों पर स्थित है। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, इन्हें आप करने की कोशिश कीजिए। सभी में आपको दिशाओं का विशेष ध्यान रखना है। अब अगली चर्चा हम कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में। विद्युत क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण, इस अध्याय का नाम ही विद्युत क्षेत्र है, तो हमें इस टर्म से विशेष रूप से परिचित होना है। आपने इस वीडियो के शुरू में और पिछले वीडियो में भी देखा कि कोई भी बिंदु आवेश जो स्थिर है अन्य बिंदु आवेश के जब भी निकट लाया जाता है तो वह या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है। जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा था जिनमें कांच की दोनों छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही थी, यह बोनोइट की छड़ें प्रतिकर्षित कर रही थी। तो इसका कारण हमने बताया था कि बल है और इस बल का नाम दिया था कूलाम बल। और इस कूलाम बल का व्यंजक भी आपने प्राप्त कर लिया, उसे सदिश रूप में भी आपने प्राप्त कर लिया। बहुत सारे आवेश हैं तो ऐसे में आवेशों के निकाय के लिए अभी अभी आपने अध्यारोपण सिद्धांत का भी उपयोग किया। पर प्रश्न ये है कि दो आवेशों का जब भी प्रकरण आएगा जो एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हैं, ये एक दूसरे पर कैसे बल लगा लेते हैं। मीन्स हम कांच की छड़ के पास कांच की छड़ को लाए थे तो उसने दूर से ही उसको कैसे प्रतिकर्षित कर दिया। या हम ये कह सकते हैं कि एक आवेश को ये कैसे पता चल जाता है कि कोई दूसरा आवेश वहाँ पर उपस्थित है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ही हम विद्युत क्षेत्र की अवधारणा काम में लेंगे। इसे समझने के लिए हम कल्पना कर सकते हैं कि प्रत्येक आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है। कोई भी आवेश है तो वह अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो इस क्षेत्र में यदि कोई आवेश आया है, इस आवेश के क्षेत्र में यदि कोई और आवेश आया है तो प्रथम आवेश दूसरे आवेश पर एक एक्शन करता है जिससे दूसरा आवेश पहले आवेश की उपस्थिति को अनुभव करता है, एक्सपीरियंस करता है। तो किसी विद्युत आवेश अथवा विद्युत आवेशों के निकाय के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र है विद्युत क्षेत्र जिसके अंतर्गत अन्य आवेशित कण, जैसे ये वाला आवेशित कण अपनी प्रकृति के अनुसार हो सकता है ये पहले वाला आवेश धनावेशित हो और ये दूसरा वाला भी धनावेशित है। तो जैसी उसकी प्रकृति है
उसके अनुसार वह बल अनुभव करता है। इस क्षेत्र को ही विद्युत क्षेत्र कहते हैं। फिर से आप इस परिभाषा को विशेष ध्यान रखना, किसी विद्युत आवेश अथवा आवेशों के निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत अन्य आवेशित कण अपनी नेचर या प्रकृति के अनुसार आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसकी अवधारणा सर्वप्रथम फैराडे साहब ने दी थी। यह विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है जिसे हम अगले हेडिंग में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में परिभाषित करने जा रहे हैं। तो अब हम जानना चाहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। इसे ऐसे लिखा जा सकता है या समझा जा सकता है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे इकाई धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। अर्थात किसी भी बिंदु पर, जैसे मान लीजिए इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक इकाई धन परीक्षण आवेश को एज्यूम करेंगे। और इस इकाई धन परीक्षण, धन का मतलब धनात्मक होगा, परीक्षण आवेश एक अत्यंत अल्प धन बिंदु आवेश है, बहुत ही अल्प है। ये मीन्स इन धन परीक्षण आवेश का जो मान है इट इज़ नियरली इक्वल्स टू, इट्स टेंस टू 0, क्यू नॉट के रूप में से मानेंगे एंड क्यू नॉट टेंस टू 0। तो इकाई धन परीक्षण पर लगने वाले बल के बराबर होती है। और यह परीक्षण आवेश अत्यंत अल्प धन बिंदु आवेश है। यह भी मान लिया जाता है कि इसका कोई अपना स्वयं का विद्युत क्षेत्र नहीं होता, अतः इसको किसी विद्युत क्षेत्र में रखने पर इसकी उपस्थिति का मूल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है और इसे हम E से व्यक्त करेंगे। ध्यान रखें, इसे हम E से व्यक्त। इस परिभाषा को समझने के लिए हम एक आवेश की परिकल्पना कर लेते हैं। सपोज इस आवेश को मैं QS कह रहा हूँ। QS का तात्पर्य है Q सोर्स यानी स्रोत आवेश। इस स्रोत आवेश का विद्युत क्षेत्र है। मान लें अगर ये धनावेश है तो आगे आप पढ़ेंगे कि इसका विद्युत क्षेत्र इस तरीके से व्यक्त किया जाएगा। तो अगर इन बिंदुओं के पथ को मिला दें तो ये इस आवेश का विद्युत क्षेत्र है। ये इन्हें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए दर्शाया गया है। तो इस QS सोर्स के विद्युत क्षेत्र में यदि कोई अन्य परीक्षण आवेश लाया जाए, ये मान लीजिए परीक्षण आवेश Q नॉट है और इसे इस क्षेत्र में लाया जा रहा है। ये परीक्षण आवेश पहले जैसे बताया गया ये बहुत छोटा है और इसका स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, ये मानना है आपको। इस मूल आवेश को स्रोत आवेश और जिसके लिए हम विद्युत क्षेत्र की परिभाषा दे रहे हैं उसे परीक्षण आवेश कहा गया है। तो इस Q नॉट आवेश को इस QS क्षेत्र में लाने पर जो ये बल अनुभव करता है उसी को हम विद्युत क्षेत्र कह रहे हैं। और इस धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कई बार विद्युत क्षेत्र भी कही जाती है और इसे E वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। E वेक्टर एकांक धन परीक्षण पर आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है, अर्थात E बराबर F/Q नॉट। यहाँ ये Q नॉट ये
इट टेंड्स टू 0 के बराबर है। तो E वेक्टर इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट, वेयर Q नॉट टेंड्स टू 0। पुनः हम इसे परिभाषाओं के लिए लिख देते हैं। तो E वेक्टर इज इक्वल्स टू लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 F अपॉन Q नॉट। Q नॉट बार बार कहा जा रहा है, अत्यंत सूक्ष्म है, जिससे विद्युत क्षेत्र जो स्रोत आवेश का है उसका विद्युत क्षेत्र परिवर्तित न हो। इस विद्युत क्षेत्र की इकाई न्यूटन प्रति कूलम है, क्योंकि बल का मात्रक आप जानते हैं न्यूटन और Q का मात्रक कूलम है। तो इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन प्रति कूलम है। इन शॉर्ट हम कहें तो E इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट। इसकी विमाएँ ज्ञात करने के लिए हम F की विमाएँ लिखेंगे m1 l1 t-2 और Q की विमाएँ हैं a1 t1। तो इन मानों को यहाँ रख दें तो E की विमाएँ आपको मिलेंगी m1 l1 a-1 t-3। यदि E तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में जैसे कहीं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है कि विद्युत क्षेत्र में कोई Q आवेश लिया जाए, रखा है, तो इस पर लगने वाला बल E इजिकल्स टू F अपॉन Q नॉट था आपका। तो बल F इक्वल्स टू क्यू ई से दिया जाता है, और यदि ये आवेश ऋणात्मक है तो F इक्वल्स टू माइनस क्यू ई से दिया जाएगा। यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरीके से है धनात्मक आवेश के लिए, तो धन आवेश के लिए इस पर बल F बराबर क्यू ई ऐसे, और अगर ये माइनस चार्ज है तो उस पर बल की दिशा इस तरीके से होगी। एक धनात्मक परीक्षण आवेश के धनात्मक बिंदु आवेश या समावेशित धनात्मक गोलाकार आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र को अगर चित्रात्मक रूप व्यक्त करना चाहें तो धन आवेश के लिए ये सपोज पॉजिटिव चार्ज है, अभी हमने पहले ही बताया, इसके लिए विद्युत क्षेत्र आवेश से बाहर की ओर रेडियल या त्रिज्यीय दिशा में होता है। ये कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन आता है कि धन आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र को दर्शाइए, और अगर ऋणात्मक आवेश है तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र स्रोत बिंदु आवेश ऋणात्मक है तो विद्युत क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर त्रिज्यीय है, लेकिन उसकी दिशा आवेश की ओर होती है। तो धनात्मक Q आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र इस तरीके से व्यक्त किया जाता है, और ऋण बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र इस तरीके से व्यक्त किया जाता है। अगले हेडिंग में हम बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामान्यतः हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही गणना करने को पहली यूनिट में मिलती है।
तो क्वेश्चन जो भी 4 नंबर का आएगा उसमें सबसे पहले आपसे विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा पूछी जाती है और इसके आधार पर आगे